आज की हमारी पहली कहानी सुमन जी की है। तो चलिए सुनते हैं इनकी कहानी। मेरा नाम सुमन है। यह घटना आज से 4 साल पहले मेरे साथ तब घटी थी जब मैं अपने गांव गई थी। तो हुआ ऐसे कि हम यानी मैं, मेरा भाई और मेरे मम्मी पापा उस साल गर्मियों के दिनों में अपने गांव गए हुए थे। उस साल हमारे गांव वाले बगीचे में बहुत आम फरे थे। तो एक रात यही 10 बजे के करीब हम सारे परिवार के लोग खाना खाकर अपने छत पर अभी सो ही रहे थे कि उस रात बहुत भयंकर तूफान आ गया। हवाएं इतनी तेज़ चल रही थी कि मानो उस रात पेड़ उखड़कर धरती से अलग हो जाए। तभी मैं देखी मेरे दादाजी और आस पड़ोस के गांव के लोग उसी रात उस आंधी में आम बीनने के लिए अपने अपने बगीचे में दौड़े। उस समय मेरा भाई और बहन बहुत छोटे थे। तो मैं आपको बता दूं कि पहले तो मेरा मन बगीचे में जाने का नहीं था कि तभी मैं देखी दादाजी के जाने के बाद मेरे पापा भी उस रात एक हाथ में टॉर्च और बोड़िया लेकर बगीचे में जाने लगे। तो मैं भी उनके साथ बगीचे में जाने के लिए उस रात जिद करने लगी। तो पहली बार मेरे पापा तो मुझे डांट दिए। फिर जब मम्मी मेरे पापा को मुझे अपने साथ ले जाने के लिए कहने लगी तो पापा मान गए और मैं उनके आगे आगे टॉर्च की रोशनी में गांव की कच्ची सड़कों और खेतों से होते हुए अपने बगीचे में जा पहुंची। उस रात लोगों के हाथों में टॉर्च की रोशनी तो दिख रही थी, लेकिन वे शायद अपने अपने बगीचे में थे। खैर उस रात आंधी बहुत तेज़ थी। रात को आम के पास खड़े होने पर मानो ऐसा लगता कि कब कोई आम की डाल टूटकर सिर पर ही आ गिरे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और मैं भी दादाजी के टॉर्च की रोशनी में आम उठाने लगी। तभी कुछ देर के बाद अचानक से मेरे दादाजी की टॉर्च की रोशनी में मुझे उसी बगीचे में एक औरत दिखी जो एक आम के पेड़ के नीचे बैठी उस रात उस अंधेरे में सीधे मुझे ही घूर रही थी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा बगीचा जहां से समाप्त होता है उसके ठीक बाद वहीं से कब्रिस्तान स्टार्ट होता है। तो उस रात जब मैं उस औरत को पहली बार देखी तो मुझे कोई डर नहीं लगा, क्योंकि मैं सोची होगी कोई गांव की ही औरत जो हमारे चले जाने के बाद बचे खुचे कुछ आम उठाने के लिए बैठी होगी, या फिर हमसे बचकर अंधेरे में आम चुरा रही होगी। इसीलिए उस रात मैं चुपचाप आम उठाने लगी। लेकिन अब आंधी जा चुकी थी। अब कुछ लोग अपने अपने घर भी जाने लगे थे कि तभी मैं सोची क्यों ना एक बार मैं दादाजी के हाथों से टॉर्च लेकर उस औरत को देख ही लो कि वहाँ वह बैठी है या नहीं। लेकिन उस रात यह मेरी सबसे बड़ी मूर्खता थी। मैं जैसे ही दादाजी की टॉर्च को उस आम के पास दौड़ाई, मैं वहीं चीख कर उस रात बेहोश हो गई। तो मैंने देखा वह औरत जो कुछ देर पहले उस कब्रिस्तान से सटे आम के पेड़ के नीचे बैठी थी, वह अब उस आम के डाल पर उल्टा लटकी थी, जैसे रात को चमगादड़ लटकते हैं, और उसके मुंह से उस रात किसी सांप की तरह जीभ भी निकला हुआ था। खैर उस रात जैसे ही मैं अपने घर आई और जैसे ही मुझे होश आया, मैं उसके भयानक चेहरे को याद करके चिल्लाने लगी। तो किसी तरह मेरी दादी और मम्मी ने मुझे धीरज धराया। लेकिन उस रात उस औरत को मेरे दादाजी भी देखे थे। दोस्तों मैं तो यह नहीं जानती कि उस रात वह औरत कौन थी, लेकिन मेरी दादी बताती है कि वह उस रात उस कब्रिस्तान से ही उस आम के पेड़ के पास आई थी, जो या तो तुम्हें अपने साथ वह ले जाती या फिर उसका मकसद तुम्हारे शरीर को पाकर हमारे घर में आना था। वह तो ठीक हुआ कि उस रात तुम बेहोश हो गई, वरना वह चुड़ैल तुम्हारे पीछे पीछे हमारे घर में भी आ सकती थी। हालांकि अब जब भी मैं अपने गांव जाती हूँ, मैं अपने बगीचे में ज़रूर जाती हूँ, लेकिन रात को नहीं, दिन में ही जाती हूँ। और दूसरी बात कि उस कब्रिस्तान के चारों ओर अब दीवार खड़ी हो चुकी है, जिसके दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा लोहे का गेट भी लग चुका है, ताकि उसके अंदर कोई भी ना जा सके और ना ही उसके अंदर से कोई बाहर आ सके। दोस्तों इस कहानी में मैं अपने दोस्त का नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन यह सच्ची घटना है। तो यह बात 2003 की है, जब मैं पहली बार अपने गांव से निकलकर किसी बड़े शहरों में एक अजनबी बनकर गया था। हालांकि मुझे उन दिनों अपने खेत खलिहान और गांव में रहने वाले मेरे माँ बाबूजी को छोड़ने का मन तो नहीं था, लेकिन यह मेरी मजबूरी थी और साथ ही लाचारी भी। हाँ, मेरी बड़ी बहनों की शादी करनी थी। बाबूजी अब बूढ़े हो चले थे और खेतों में होने वाले अनाज बाज़ारों में पहुँचते पहुँचते दम तोड़ देते। मतलब जितना पूंजी लगाकर अनाज लगाओ उतना भी पैसा आ जाए, यह बहुत बड़ी बात होती। तो सब मिलाकर आय का दूसरा साधन नहीं था।
घर की स्थिति अब दयनीय होती जा रही थी। मैं किसी तरह गोवा पहुंचा। ट्रेन का सफ़र लंबा होने के कारण उस समय मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था। ना जाने क्यों, लेकिन ट्रेन में भी मुझे नींद नहीं आई। खैर, मैं जैसे ही स्टेशन पर उतरा, देखा पहले से मेरे गांव का एक लड़का, जो मेरा बचपन का दोस्त भी था, मुझे लेने के लिए वहीं बैठा था। तभी उसने मुझे जैसे ही देखा, वह मेरे पास दौड़ते हुए आया और बोला, अरे तुम आ गए, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। फिर चलो मेरे रूम पर, वही आराम करना और काम की बातों को मैं वहीं बता दूंगा। फिर मैं और मेरा दोस्त हम एक ऑटो से उसके घर की ओर निकल पड़े। तो उसका रूम गोवा के एक बिस्टन लेक कॉलोनी में पड़ता था। खैर, मैं रूम पर गया, वहाँ कुछ देर आराम किया और खाना वगैरह खाकर जैसे ही उस दिन मैं अपने काम के बारे में उससे पूछा, तो उसकी बातों को सुनकर मैं चिंता में पड़ गया। तो उस दिन उसने बताया कि तुम्हारा यहाँ काम लेबर का है, जिसमें तुम्हें सीमेंट की बोरियाँ ट्रकों से उतार कर गोदामों में रखना है। लेकिन यार, तुमने तो फ़ोन पर कहा था तुम्हारी नौकरी एक फैक्ट्री में है। अरे मैं इतनी धूप में सीमेंट की इतनी भारी बोरियाँ कैसे उतार सकूँगा? लेकिन उस दिन मेरा इतना कहते ही वह मुझे मेरे गांव जाने के लिए बोलने लगा। फिर वह बोला, देखो अभी 20 दिनों तक कुछ बोरियाँ ट्रक से उतारो, फिर मैं तुम्हें फैक्ट्री में लगा दूंगा। खैर, मैं क्या करता, मैं मान गया। फिर उसी दिन वह अपने रूम से निकला और 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक पुराना मकान पर जा पहुंचा। तो मैं आपको बता दूं कि वह रूम दिखने में बहुत पुराना लग रहा था। यहाँ तक उस मकान का मालिक भी उस घर में नहीं रहता था, वहाँ सिर्फ मैं ही रहने वाला पहुँचा था। तो उस दिन मेरा दोस्त बोला, लो यह तुम्हारा रूम है। हाँ, पुराना है, लेकिन तुम्हारे लिए ठीक है, और हाँ, किराया मात्र 1000 रुपये देना। खैर, वह मुझे इस शहर में उस दिन रुला कर चला गया। मैं बार बार उस दिन यही सोचता कि जो दोस्त गांव की गलियों में बचपन से खेल कूद कर बड़ा हुआ है, आज वही शहर में चंद पैसों के लिए मुझसे झूठ बोला और ऊपर से एक रात भी अपने घर में मुझे शरण नहीं दिया। खैर, अब मैं क्या करता, किसी तरह दिन गुजारने लगा। लेकिन जैसे ही 9 दिन उस रूम में रहते हुए बीते, तभी एक रात ऐसा लगा मानो मेरे रूम में कोई तो चल रहा है। मैं उस समय चादर ओढ़कर सोया हुआ था और बत्ती ऑफ थी। तभी मैं जैसे ही अपने चेहरे से चादर हटाकर देखा, तो एक काली छाया मेरे रूम के कोने में खड़ी दिखी, जो मेरी ही तरफ उस रात घूर रही थी। मैं उस रात इतना डर गया कि उसी समय मैं फिर से अपना चेहरा ढककर फिर से सोने का नाटक करने लगा। लेकिन वह साया अब मुझे देख चुकी थी। वह फिर से पूरे रूम में अपनी तेज कदमों से चलने लगी, मानो ऐसा लगता वह मुझे डराना चाहती हो या फिर उस रूम में अपने होने का एहसास दिलाना चाहती हो। मैं उस रात भगवान भोलेनाथ का नाम लेते लेते किसी तरह रात गुजारा, और फिर जैसे ही सुबह मैंने मकान मालिक को इसकी खबर दिया, तो वह मुझे बोला, यदि तुम्हें रहना है तो रहो, वरना दूसरा रूम तुम ढूंढ सकते हो। लेकिन मैं नहीं जानता था कि कुछ लोग जितना अमीर होते हैं उतना ही मतलबी और स्वार्थी होते हैं। मैंने तो अपने दोस्त को ही मतलबी सोचा था, लेकिन यहाँ तो मकान मालिक भी वही निकला। खैर, दूसरे शाम मैं जैसे ही ड्यूटी से लौटा, उस शाम देर रात को खाना बनाया और बिना लाइट ऑफ किए ही सोने का प्रयास करने लगा। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी जैसे ही 11 बजे मुझे अचानक से नींद आ गई। उस समय मेरे रूम की लाइट ऑन थी, लेकिन जैसे ही 12 बजे अचानक से मेरे रूम की जलती हुई लाइट बुझ गई और एक औरत की चीख के साथ मेरी नींद खुल गई। मैं उस रात जैसे ही उठा और जब अपने पंखे के ऊपर देखा, मेरा पंखा अभी भी चल रहा था, लेकिन पंखे से एक औरत की लाश लटकी थी, जिसका पैर मेरे शरीर से मात्र 2 इंच की दूरी पर होगी। मैं उसी समय चिल्लाता हुआ उठा और अपने रूम के बाहर दौड़ कर आ गया। उस रात मेरी चिल्लाने की आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि आस पड़ोस के लोग भी निकल आए। खैर, उस रात पूरी रात मैं बाहर ही गुजारा और सुबह ही ट्रेन पकड़कर और बिना अपने दोस्त को कहे ही उस रूम से बोरिया बिस्तर बांधकर अपने गांव आ गया। दोस्तों, मैं यह तो नहीं जानता कि उस कमरे में वह औरत कौन थी और उसके साथ क्या हुआ था, जिसकी आत्मा आज भी वहीं भटक रही है और उसे अभी तक मुक्ति भी नहीं मिल सकी है। लेकिन वह मुझे डराकर कहीं न कहीं उस रात ठीक ही की, वरना मैं वहाँ रहता तो शायद ही कभी खुश रह पाता। मैं उस साल जैसे ही अपने गांव लौटा, मैंने यहीं अपने गांव में छोटा मोटा एक बिजनेस शुरू किया और 1 साल में ही मैं अपने बहन की शादी के साथ साथ
गांव में अपना घर भी बना लिया। आज मेरी दोनों बहनों की शादी हो चुकी है और हम अपनी ज़िंदगी में अब खुश हैं। मेरा नाम अनमोल है। मैं उड़ीसा के भुवनेश्वर का रहने वाला हूँ। यह घटना मेरे साथ साल 2017 के फरवरी महीने के 23 तारीख को घटी थी। मुझे आज भी याद है, उस दिन हमारे घर पर अचानक ही यही रात के 8 बजे के करीब मेरे मामा जी और मेरी मामी जी आई थी। उस रात मेरे पापा और भैया घर पर ही थे और मैं अपने रूम में अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था कि तभी भैया दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। तो मैंने पूछा, क्या बात है भैया? तो वे बोले अनमोल ऐसा कर, मामा जी आए हैं और वो भी कितने दिनों के बाद। मम्मी से पैसे लेकर जा बाज़ार से चिकन लेकर आ। तो मैं आपको बता दूं कि उस समय रात के 8:30 बज चुके थे। मैं उसी वक्त अपने साइकिल से बाज़ार की ओर निकल गया। फिर मैंने चिकन लिया और 1 किलोग्राम का सरसों का डिब्बा लिया और अपने घर की ओर आने लगा। तभी एक जगह मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे पीछे बहुत तेज़ी से कोई चलता हुआ आ रहा हो। मैं उसी समय जब अपनी साइकिल रोककर पीछे देखा, लेकिन मुझे वहाँ कोई नहीं दिखा। साथ ही उस रात मुझे बहुत ज़्यादा ठंड भी महसूस होने लगी थी, जो आम तौर पर ऐसा नहीं होता था। फिर मैं आगे बढ़ने लगा कि तभी मेरी साइकिल पीछे से किसी ने पकड़ा और वहीं मुझे पीछे की ओर इतना तेज़ी से खींचा कि मैं उसी समय साइकिल के साथ साथ उस रोड पर जा गिरा। तभी मैंने देखा एक बूढ़ा आदमी जिसका चेहरा सफ़ेद था, शरीर से अजीब सी बदबू आ रही थी, मानो पासी में कोई सड़ा हुआ मांस का टुकड़ा पड़ा हो। तभी मैंने देखा वह आदमी जिसने मुझे अभी गिराया था, वह मेरे चिकन को उस पॉलिथीन से निकाल कर बहुत तेज़ी से खाए जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि उस रात मैं इतना देखा ही था कि मैं उसी समय वहीं अपनी साइकिल और अपने सामान को छोड़कर अपने घर की ओर भागने लगा कि तभी देखा उधर से मेरे पापा अपनी बाइक से किसी काम के वास्ते से आ रहे थे। तो जब वे मुझे भागते हुए देखे, अपनी गाड़ी रोककर पूछने लगे, अरे अनमोल बेटा, तू तो बाजार गया था ना, क्या हुआ? तू इस तरह भागते हुए क्यों आ रहा है और तेरी साइकिल कहाँ है? खैर उस रात मैं उस आदमी के बारे में जब अपने पापा को बताया तो वे मेरे साथ वही गए जहाँ वह बूढ़ा आदमी कच्चा मांस खा रहा था। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा अब वहाँ एक भी चिकन का टुकड़ा नहीं था, बस मेरी साइकिल और एक तेल का डिब्बा ही पड़ा था। तो पापा बोले, ज़रूर तेरा यह वहम होगा, ऐसा भला कोई इंसान कच्चा मांस क्यों खाएगा? और इतने ही देर में वह कहाँ चला गया? ज़रूर चिकन कुत्ते खा गए होंगे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? कुत्ते खाते तो मुझे दिखता, और साथ ही यदि कुत्ते खाते तो वह पॉलिथीन के साथ ही चिकन को ले जाते, लेकिन वह पॉलिथीन वहीं पड़ी थी जिसमें मैं चिकन लेकर आया था। खैर उस रात मेरे पापा बाज़ार से चिकन लाए और मैं अपने साइकिल से घर आ गया। हालांकि इस घटना के बाद मुझे यह तो पूरा विश्वास हो गया कि वह इंसान नहीं था, चाहे मेरी बातों पर कोई विश्वास करे या ना करे। दोस्तों, कई बार सुनसान रास्ते से हम कोई सुगंधित चीज़ें जैसे मांस या फिर मिठाई या फिर शराब हो या फिर सिगरेट हम जब भी लेकर जाते हैं तो कई बार हमें अपने पीछे या अपने साथ किसी की होने का एहसास होने लगता है। यह कुछ अतृप्त बुरी शक्तियाँ होती हैं जो आपके पास रखे हुए खाने के सामान की महक से आपके पास आ जाती हैं। ऐसे में आपके साथ यदि कहीं ऐसा अनुभव हो तो आपको तुरंत उस खाने के सामान को वहीं रख कर बिना पीछे देखे ही तुरंत निकल जाना चाहिए, वरना वे आपके घर तक भी आ सकती हैं। खैर इसके बाद मैं जब भी बाज़ार जाता हूँ, मैं उस रास्ते से कभी चिकन खरीद कर नहीं लाया और ना ही देर रात को बाज़ार से घर आता हूँ। तो आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। आप यदि इस चैनल पर नए हो तो आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर।